दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको कुछ ऐसी गोली मिल जाए, एक ऐसी गोली मिल जाए जिससे आपको दिमाग फुल पावर पे चलने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी के अंदर। कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जहाँ पर दो लोगों की लाश पड़ी हुई थी और ठीक उसी वक्त कोई आदमी उनके घर के दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। वहीं दूसरी ओर एडी नाम का आदमी अपने घर की छत के बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा हुआ था, लेकिन तभी उसे बगल वाले घर से गोलियां चलने की अचानक आवाज आई और अब कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। इसके बाद हम एडी की जिंदगी में एक साल पीछे जाते हैं। उस टाइम पे ये अपने आप को एक राइटर कहलाता था और पूरे दिन बार में बैठकर नशा करता। जब राइटर साहब ने अपने घर जाकर नॉवल लिखने की कोशिश की तो तब उसे एक लफ्ज नहीं लिखने आ रहा था और इसीलिए वो दोबारा शराब पीने के लिए बार में चला गया। हार मानने के बाद जब एडी अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी पिछली बीवी के भाई से हुई और इसकी पत्नी का नाम था मरीसा और इसके भाई का नाम था वेरनोम। ये दोनों एक दूसरे से बात करने के बाद वेरनोम ने एडी को अपने साथ शराब पीने के लिए इनवाइट किया, जहाँ पर बातचीत के दौरान वेरनोम ने एडी को बताया कि मैं तुम्हारी नॉवल लिखने में मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने एडी को एक बहुत ही महंगा ड्रग्स दिखाया जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपने दिमाग को पूरा 100% इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन एडी को उसकी बात पर बिल्कुल भी घंटा विश्वास नहीं होता और इसीलिए वेरनोम उसे एक सैंपल के साथ साथ अपना कार्ड देकर वहाँ से चला गया। वापस घर जाते वक्त भी एडी के दिमाग में वेरनोम की बातें ही चल रही थी और इसलिए उसने घर जाके गोली इस्तेमाल करने का फैसला किया। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचा तो उसकी मुलाकात मकान मालिक से हुई। वो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और उसने तुरंत ही एडी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त भी एडी उस गोली के बारे में ही सोच रहा था और तभी अचानक गोली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और एडी का ध्यान अब हर एक छोटी छोटी चीज पर जा रहा था और उसने विलेरिया से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करना शुरू कर दी और वो हर उस चीज को याद कर पा रहा था जो कि उसने बस सिर्फ देखी हो। उसके बाद उसने विलेरिया की ऐसे लिखने में भी मदद की जिसके खत्म होने के बाद वो दोनों काफी करीब आ गए। अपने कमरे में वापस आने के बाद तो उसे काफी महीनों के बाद एहसास हुआ कि उसका घर काफी गंदा था और वो तुरंत ही साफ सफाई में लग गया। उस गोली ने उसके दिमाग की शक्तियों को पूरी तरह से खोल दिया था, आजाद कुत्ता कर दिया था और वो जानता था कि उसने क्या करना है, इसलिए वो तुरंत अपनी नॉवल लिखने के लिए बैठ गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो जानता था कि ड्रग्स का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी उसके पास वो पेजेस थे जो कि उसने रात को लिखे थे और वो इन्हीं अधूरे पेपर को लेकर अपने पब्लिशर के पास पहुंच गया और उसने जैसे तैसे अपने पब्लिशर को उस अधूरी किताब को पढ़ने के लिए मना लिया। और वो जब घर वापस लौटा तो उसके पास पब्लिशर के पहले ही 3 मैसेज आए हुए थे जिसमें वो उसकी तारीफों की पुल बांध रहा था कि क्या लिखा है, वाह वाह, इस कारीगर को हम 1 लाख नहीं 50 लाख देते हैं। ये सुनकर एडी बहुत ही खुश हुआ, लेकिन उससे बात करने से पहले उसने वेरनोम के पास जाने का फैसला किया। वेरनोम बहुत ही अच्छे से जानता था कि एडी वहाँ पर क्यों आया है, लेकिन उसे ड्रग्स देने से पहले उसने अपने छोटे मोटे काम निपटाने को कहा उसे। और जब बताए हुए काम उसके खत्म करके वापस आया तो उसने देखा कि वेरनोम के घर का दरवाजा खुला हुआ था और वेरनोम सोफे के ऊपर बिल्कुल आराम से बैठा था। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे पता चला तो सोफे के ऊपर वेरनोम की लाश पड़ी हुई थी। एडी बहुत ही ज्यादा डर गया और उसने तुरंत ही पुलिस को इसके बारे में बता दिया और तभी उसे एहसास हुआ कि वेरनोम का खून उसी ड्रग्स की वजह से हुआ होगा और उसने तुरंत ही उन सारे ड्रग्स को घर में ढूंढने शुरू कर दिया और थोड़ा ढूंढने के बाद आखिरकार उसे ड्रग्स मिल ही गए और उसके साथ एक काली डायरी और कुछ पैसे भी मिले। लेकिन तभी अचानक पुलिस भी वहाँ पहुँच गई, जिन्होंने एडी को शक की नजर से देखते हुए उससे ही उल्टा पूछताछ करना शुरू कर दी। इधर डिटेक्टिव को एडी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूछताछ के बाद जब एडी बाहर निकला तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वापस घर आने के बाद उसने दोबारा उस गोली का इस्तेमाल किया और उसकी मदद से उसने अपनी जिंदगी को सुधारना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपना एक हेयर कट करवाया और 3 दिनों में पियानो बजाना भी सीख लिया और कई सारी भाषाएं भी जिनका इस्तेमाल वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए किया करता था। साथ ही उसने अपनी नॉवल भी खत्म करके अपनी पब्लिशर तक पहुंचा दी थी। अब वो अपने दिमाग की मदद से बड़ी बड़ी बाजियां भी जीत जाता था। साथ ही उसके बात करने का तौर तरीका भी गजब का हो गया था, जिसके चलते उसके कई बड़े बड़े मिलीनियर दोस्त बन गए, जिनमें से एक ने तो उसे नौकरी का ऑफर भी दे दिया था। लेकिन उस गोली की वजह से एडी के शरीर में बहुत ज्यादा पावर रहती थी और वो इसका इस्तेमाल लिखने के अलावा किसी और चीज में भी करना चाहता था। एक दिन जब वो गोली लेकर ट्रेंडिंग नंबर्स को देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि जो वो करना चाहता है उसके लिए उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत
थी और इसी सिलसिले में वो लोन शार्क से मिला और उसे बड़ी आसानी से $1 लाख देने पर मनवा लिया और पैसों की अदला बदली के लिए वो एक पार्क में मिले और उस आदमी ने चेतावनी देते हुए एडी को वो सारे पैसे पकड़ा दिए। इसके बाद उसने फाइनेंस में नौकरी करना शुरू कर दिया, जहाँ वो अपनी तेज बुद्धि से सिर्फ ट्रेडिंग नंबर्स को देखता और पैसों को 2 गुना करने का तरीका ढूंढने लगता। जिनमें से एक बहुत ही बड़े आदमी ने उसे मीटिंग के लिए बुलाया और उसने डेट के दौरान लिंडी को भी इसके बारे में बताया। तो जब एंडी ने इटालियन भाषा में ऑर्डर दिया तो लिंडी उसके इस बर्दाश्त से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, जिसके बाद उन दोनों ने फिर से मिलना शुरू कर दिया। समय के साथ एडी और ज्यादा मशहूर होने लगा, लेकिन उसे हमेशा ये शक रहता था कि कोई न कोई उसका पीछा कर रहा है। और एक रात जब वो लिंडी के साथ कमरे में था तो अचानक उसे काफी अजीब लगने शुरू हो गया था। अगले दिन एंडी अपने बॉस के साथ कार्ल नाम के एक आदमी से मिलने के लिए गया, जहाँ पर उसने कार्ल को अपनी काबिलियत के बारे में बताया और उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की। और वापस जाते वक्त कार्ल ने एडी को कुछ फाइल्स देकर उससे कुछ सुझाव मांगा और गाड़ी रुकने पर एडी ने कुछ ऐसे सुझाव दिए तो कार्ल ने खुश होकर उसे दोबारा मिलने का फैसला किया। लेकिन एडी के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा जोश था और इसलिए उसने घर जाने के बजाय बाहर कुछ वक्त बिताने का फैसला किया और तब भी उसे दोबारा कुछ अजीब लगने लगा, जिसके चलते उसने भागना शुरू कर दिया और भागते भागते एक बार में पहुंच गया, जहां पर शराब पीने के बाद वो एक लड़की के साथ था और थोड़ी ही देर बाद होटल में किसी और लड़की के साथ। और इस दौरान उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका कुछ पीछा कर रहा है और इसी चक्कर में उसकी कुछ लोगों के साथ हाथापाई भी हो गई, जिसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने टीवी देखते देखते लड़ना सीख लिया था। एडी ऐसी भागते भागते एक छत पर पहुंच गया, जहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसे पिछले 18 घंटे का कुछ भी याद नहीं था और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बहुत ही बेकार महसूस कर रहा था और इसीलिए उसने सोचा कि आज का दिन मैं बिना गोली के बिताऊंगा। लेकिन जब फिर उसने कार्ल्स की दी हुई फाइल्स को देखना शुरू किया तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो फिर उससे मिलने के लिए बिना गोली लिए चला गया। और इधर जब कार्ल उससे सवाल पूछ रहा था तो एडी का ध्यान टीवी में चलती हुई न्यूज पर था, जहाँ पर होटल में हुए एक लड़की के कत्ल के बारे में बताया जा रहा था, जिसे देखते ही एडी मीटिंग बीच में छोड़कर चला गया। घर पहुंचकर एडी को मलिसा का फोन आया, जिसने उसको उसी शाम मिलने के लिए बुलाया और तभी एडी को वेरनोम की ब्लैक डायरी के बारे में याद आया और इसलिए उसने डायरी में लिखे हुए सभी नंबर्स पर कॉल करना शुरू कर दिया। लेकिन उस डायरी में जिन भी लोगों का नंबर था उनमें से ज्यादातर लोग या तो मर चुके थे या फिर बहुत ज्यादा बीमार थे। लेकिन जब उसने आखिरी नंबर को मिलाया तो वो उसी आदमी का निकला जिसका वो पीछा कर रहा था और उस वक्त वो ठीक उसके साथ वाले टेबल पर बैठा हुआ था। ये देखते ही एडी वहाँ से तुरंत भाग गया और वो आदमी भी इसका पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एन वक्त पर एक टैक्सी में बैठकर एडी वहाँ से निकल गया। इसके बाद वो मलिसा से मिला, फिर मलिसा ने उसे बताया कि वो भी इस ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही थी और उसने अपनी बहुत ही मुश्किल से जान बचाई है। वो जानती थी एडी भी उस गोली का इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए उसने एडी को सावधान रहने के लिए कहा। घर जाते वक्त एडी की हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी और उधर लॉन्ग शार्क उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। जब एडी बैंक से पैसे निकालने के लिए अंदर गया तो उस आदमी ने ड्रग की आखिरी गोली को इंजेक्शन की मदद से ले लिया और एडी के वापस आने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। लॉन्ग शार्क को उसके पैसे देने के बाद एडी लिंडी की ऑफिस में गया, जहाँ वो अचानक से नीचे गिर गया और उसने लिंडी को तुरंत सच्चाई बताते हुए उसके घर जाकर ड्रग्स लाने को कहा। एडी की बात सुनकर लिंडी को वो गोली मिल तो गई थी, लेकिन वापस ऑफिस आने के वक्त एक आदमी उसका पीछा कर रहा था और उसकी कैब जब जैम में फंस गई तो तब वो आदमी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। एडी ने तुरंत ही उसको वहाँ से भागने को कहा, जिसके बाद उस आदमी ने भी मेंडी का पीछा करना शुरू कर दिया। लिंडी ने एक पार्क में पहुंचकर 2 लोगों से मदद मांगी, लेकिन उस आदमी ने उन दोनों को वहीं पर चाकू मारकर वहीं पर खत्म कर दिया। ये देखकर लिंडी ने एक दफा फिर से भागना शुरू कर दिया और एक महफूज जगह पर पहुंचकर उसने दोबारा एडी को फोन किया, जिसने उसे एक ड्रग की गोली खाने को कहा। तो वो गोली खाते ही उसको इस गोली का असर दिखना शुरू हो गया। लिंडी ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया और वो अब अच्छे से जानती थी कि आखिर उसने करना क्या है। थोड़ी देर के बाद मिंडी ने एडी के पास पहुंचकर उसे तुरंत वो गोली दे दी। अब एडी के पास वो दवाइयाँ खत्म होती नजर आ रही थी। अब इसलिए वो एक साइंटिस्ट से जाकर मिला, जिससे उसने 6 महीने के अंदर अंदर उस गोली की कॉपी बनाने को कहा और साथ ही साथ $2 मिलियन देने का वादा भी कर लिया। एक दिन जब एंडी खाना खा रहा था तो एक पुलिस वाला उससे मिलने के लिए आया, जिसने उसे बताया कि उन्हें शक है कि एडी उसी होटल से भागा था जहाँ पर उस औरत का कत्ल हुआ था। ये बात सुनते ही सबसे अच्छे वकील को अपना केस लड़ने के लिए कह दिया। कुछ समय के बाद वो कार्ल के साथ बहुत ही बड़ी मीटिंग में था तो उसने देखा कि सामने वाले पार्टी का एक आदमी काफी ज्यादा बीमार लग रहा था और इसलिए उन लोगों ने अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फैसला किया। मीटिंग
मीटिंग के बाद जब एडी अपने घर पहुंचा तो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, इसलिए उसने एक बड़ा घर खरीद लिया, जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था दोस्तों। उसी दिन शाम को एंडी की मुलाकात एक दफा फिर उस लोन शार्क से हुई, जो कि अब पूरी तरह से बदल चुका था, और उसने एंडी को अपने लिए और ड्रग्स लाने को कहा, वरना वो पुलिस केस वाली बात काल को बता देगा। अगले दिन वो बूढ़ा बीमार आदमी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आने ही वाला था, और इसलिए एंडी और काल उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी उसकी बीवी ने आकर उन्हें बताया कि उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से वो कुछ दिन बाद ही उससे मिलने के लिए आएगा। तो फिर वो दोनों उसकी बीवी को गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए तो एडी ने देखा कि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो आदमी उस बूढ़े बीमार के लिए काम करता था। दरअसल उस बूढ़े आदमी की तबीयत इसलिए खराब थी क्योंकि उसे वो ड्रग्स की गोली नहीं मिल रही। वो तुरंत ही वहाँ से निकलकर घर चला गया, लेकिन तभी अचानक उसके घर की घंटी बजी और फिर उसने देखा कि लोन शार्क कुछ आदमियों के साथ उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा है। एडी अपने घर की छत के कोने पर जाकर खड़ा हो गया और फिर तभी उसे याद आ गया कि उसने आखिरी गोली कहाँ पर रखी थी, और फिर जैसे ही उसने वो गोली निकाली और फिर उसी वक्त वो लोन शार्क आदमी उसके घर के अंदर घुस आया और उसकी हड़बड़ी में वो गोली से नीचे गिर गई। उन गुंडों ने एडी को पकड़ लिया, जिसके बाद उस लोन शार्क ने उसे बताया कि वो उस गोली को एक इंजेक्शन की मदद से अपने खून में मिला लेता था। इसके बाद उसने अपने आदमियों को एडी का बाकी माल ढूंढने में निकाल दिया। इधर लोन शार्क के आदमी तिजोरी खोलने में लगे हुए थे। वही मौके का फायदा उठाकर एडी ने उस लोन शार्क वाले आदमी पर हमला कर दिया और उसे कत्ल करने के बाद एडी ने उसका थोड़ा खून पी लिया ताकि उस गोली का असर उसे भी हो जाए। असर होते ही एडी तुरंत समझ गया कि उन आदमियों को कैसे मारना था। एक साल के बाद अब एडी की किताब बाजार में आ चुकी थी और अब वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में था। जिस केमिस्ट को उस दवाई को दोबारा बनाने के पैसे दिए थे उसने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला था जिसका दवाई को कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और जितने बेनिफिट मिलते थे वो सब मिलेंगे। और अब उस गोली की मदद से एंडी दुनिया का राजा बनकर फिर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कहानी का एंड होता है।